हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय चैनल माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर जो 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट थ्योरी तक 3 वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से आप देखिए और आप उसको देखिए क्योंकि उस वीडियो में मैंने सोल्यूशन की बात की थी। तो इस वीडियो में हम जो है सोल्यूशन के आगे का एक टॉपिक है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। अब थोड़ा इसको कंसंट्रेशन को समझने के लिए एक चीज़ देखिए, हमने कहा कि हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, क्या लिया? वाटर मॉलिक्यूल, और इसमें मैंने शुगर मॉलिक्यूल भी डाल दिया। शुगर मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे ग्रीन स्पॉट से दिखा रहे हैं, हमने इसमें शुगर मॉलिक्यूल ग्रीन स्पॉट डाल दिया। ठीक, ये क्या हमारा शुगर है। लेकिन हमने कहा कि शुगर मैंने इसमें 5 ग्राम लिया, दूसरा एक बीकर लिया, दूसरा एक बीकर लेना है। जैसे हमने ये बीकर लिया, इस बीकर में मैंने वाटर डाला, इसमें भी मैंने शुगर मॉलिक्यूल डाला पर 10 ग्राम डाल दिया। अब क्या हुआ कि देखिए, एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी सोल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमने कहा सोल्यूशन है, इसके 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो कि स्मॉल अमाउंट में हो या अपना फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दे। सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट में हो, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो यहां पे क्या हुआ, आपने वाटर जो यूज किया यहां पे, ये क्या था? लार्ज अमाउंट में था, तो इसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, मतलब सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और शुगर मॉलिक्यूल को हम सॉल्यूट बोलेंगे। अब इन दोनों अगर हम बीकर का कंपेयर करें तो क्या हमें पता चलता है कि यहां पे शुगर मॉलिक्यूल 5 ग्राम है और यहां पे शुगर मॉलिक्यूल 10 ग्राम है। वाटर मॉलिक्यूल हमने कहा कि ये हमारा 100 ग्राम, मतलब टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम का ही है। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम तो बराबर है या मास बराबर है, अमाउंट बराबर है, पर सॉल्यूट की अमाउंट जो है दोनों में अलग अलग है। तो जिस भी सॉल्यूट में अमाउंट कम होता है कंपेयर टू अनदर सोल्यूशन, उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन या कम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, और दूसरे वाले को विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट होती है, मतलब वेरीज करती है। वही लिखा है, इन अ सोल्यूशन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीज। ये डिपेंड करता है कि सोल्यूशन में क्या है, मतलब सोल्यूशन बदलने से कंसंट्रेशन प्रोपोर्शन बदल जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो अगर हम अमाउंट की बात करें सॉल्यूट की कि वो प्रेजेंट है, तो 3 तरीके का सोल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट, दूसरा कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड, तीसरा सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या हुआ देखिए, हमने कहा कि ये एक बीकर है, इस बीकर में वाटर है, इसमें मैंने शुगर मॉलिक्यूल दिया C6H12O6। हमने इस शुगर मॉलिक्यूल को मिक्स करना शुरू किया, मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैंने मिक्स करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि जब हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसके क्रिस्टल या ये मिक्स होना बंद हो जाएगा। तो जिस भी गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल का डिसॉल्व होना रुक जाए या वो और ना घुले, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी भी गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट का और अधिक ना घुलना, उसका सैचुरेशन दिखाता है सॉल्यूशन का, उससे ये हो गया सैचुरेशन। दूसरा क्या है कि 5 ग्राम अगर किसी सॉल्यूशन में है सॉल्यूट और 10 ग्राम है, तो 5 ग्राम वाले को डाइल्यूट और 10 ग्राम वाले को हम कंसंट्रेटेड बोलेंगे। दोनों के दोनों, ये जो दोनों क्या है, ये कंपैरेटिव टर्म है, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन। हम रैंडम नहीं बोल सकते कि दिस सॉल्यूशन इज अ डाइल्यूट या दिस सॉल्यूशन इज अ कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 5 ग्राम का जो सॉल्यूशन है वो 4 ग्राम वाले सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेटेड है, लेकिन 6 ग्राम वाले के लिए वो डाइल्यूट है।
मतलब एक हम विथ रिस्पेक्ट टू किसी एक सोल्यूशन को रेफरेंस मान के ही हम बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो इसलिए टर्म यूज किया गया है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आर द कंपैरेटिव टर्म। ये कंपेरेबल है, हमेशा कंपेयर किया जाता है दो चीजों में। जैसे 5 वाला 4 के लिए कंसंट्रेटेड है पर 6 के लिए डाइल्यूट है, 6 वाला 5 के लिए कंसंट्रेटेड है पर 7 के लिए डाइल्यूट है। तो अगला हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि द सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच सैल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। मतलब क्या है कि हर सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो अमाउंट है सॉल्यूशन का, वो अपनी एक कैपेसिटी रखती है कि वो कितना सैल्यूट को डिसॉल्व कर सके। मतलब ये नहीं है कि रैंडम है कि हम एक सॉल्यूशन ले लिए, मतलब एक गिलास वाटर ले लिए, उसमें हम जितना चाहे उतना हम चीनी डाल दें ना। कन्फर्म है उस वाटर की, उस 10 ml वाटर की कैपेसिटी है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ द सैल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा, और वो जितना उसकी फुल कैपेसिटी है उतने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को वो अगर डिसॉल्व कर ले तो ऐसा सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि ये जो हमारा है डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब अगर हमें नमक घोलना है पानी में, तो अगर हम पानी को गर्म कर दे तो नमक जल्दी घुल जाएगा। चीनी घोलना है पानी में, अगर हम पानी को गर्म कर दे तो चीनी जल्दी घुल जाएगा। ये क्यों घुलेगा? आपने पिछला वीडियो अगर देखा है, अगर फर्स्ट चैप्टर देखा तो उसमें आपको हमने बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ेगा तो घुल जल्दी जाएगा। तो देखिए क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे सॉल्यूशन अपनी फुल कैपेसिटी के बराबर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ले अपने अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं उसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को दूसरी लैंग्वेज में, कि जो ऐसा सॉल्यूशन जो और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व ना कर पाए एक गिवन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो वही लिखा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। और अधिक हम नहीं कर सकते। थोड़ा इसको एक चीज हम आपको बताते हैं, यहां पे समझिए कि ये एक लाइन है। इस लाइन पे हमने कहा कि दिस लाइन रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द वाटर। हमने कहा एक ये लाइन है, ये लाइन जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट सैचुरेशन दिखा रहा, मतलब इस पॉइंट पे जो है सैचुरेटेड होगा। मतलब यहां पे मैंने कह दिया कि 10 ग्राम शुगर मॉलिक्यूल पूर्ण रूप से 100 ml वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। मतलब 100 ml वाटर की जो है कैपेसिटी 10 ग्राम की है इस पॉइंट पे, और टेम्परेचर जो है हमने कहा कि 25 डिग्री C पर, मतलब इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो अब क्या हो, अगर हम यहां से डिसॉल्व करना शुरू करें इस 10 ग्राम में से 1 ग्राम को, फिर 1 ग्राम को, फिर 1 ग्राम को, फिर 1 ग्राम को, तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो मतलब क्या है कि जब हम घोलना शुरू करते हैं तो ये सारे जब तक यहां तक ना पहुंचे तब तक शुगर मॉलिक्यूल घुलता रहता है, घुलता रहता है, घुलता रहता है। ठीक, तो इस पॉइंट से जो इधर के सॉल्यूशन हैं इसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड से पहले तक का जो स्टेज है जिसमें हम और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हम और अधिक सॉल्यूट को घोल सकते हैं, तब तक घोल सकते हैं जब तक कि सैचुरेशन तक ना पहुंच जाए। अब रिवर्स, अगर इसके आगे हम बढ़े तो हम सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट नहीं घोल सकते, तो इसे हम हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब क्या है कि हम वहां पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है कंपेयर टू द सैचुरेशन, तो उसे हम हाइपर सैचुरेटेड। तो 3 हो गया, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या है? जिसमें और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को घोल सकते हैं। सैचुरेटेड क्या है? उसकी फुल कैपेसिटी के बराबर, उसमें अब और अधिक मात्रा में वो घुलेगा नहीं। हाइपर में क्या है? और अधिक मात्रा में घुल तो नहीं रहा पर अमाउंट में पड़ा हुआ है उसके अंदर,
तो उसे हम हाइपर सैचुरेटेड कहेंगे। देखिए हमने यहां पे 25 डिग्री का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। अब हमारा कहना है कि इस पॉइंट पे 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये तो हमारा सैल्यूट घुल गया पूरा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तो क्या होगा? कम कर देंगे तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट है ये पॉइंट धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जब सैचुरेशन पॉइंट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? हाइपर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस सैचुरेशन का कंडीशन क्या है कि हमने कहा कि ये एक बीकर है, इस बीकर में ये वाटर है, वाटर में कुछ हाइपर, हाँ तो हमने जैसे बात की कि कोई एक लाइन है, इस लाइन पे इस पॉइंट पे जो है वाटर की जो है H2O 100 ml जो है वो हमारा 10 ग्राम शुगर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कर देगा। तो इससे पहले जितना भी ये सोल्यूशन है इसे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कह रहे थे और इसके बाद वाले को हम हाइपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कह रहे थे। ये सब क्या बात हो रही कि 25 डिग्री टेम्परेचर को फिक्स रखा जाए। अगर हम ये कहे कि टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या होगा? देखिए अगर हम कोई भी चीज है, जैसे कि ये हमारा वाटर है, इस वाटर में अगर हमने हाइपर सैचुरेटेड कंडीशन में कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल डिसॉल्व तो होगा नहीं, तो क्या होगा? यहां पे बॉटम में एज अ प्रेसिपिटेट रूप में रहेगा। तो क्या है कि अगर हम सॉल्युबिलिटी के नीचे सैचुरेशन पॉइंट से अगर कम टेम्परेचर कर दे तो ये सैचुरेशन जो है हमारा हाइपर सैचुरेटेड में बदल जाएगा। मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते रहे तो हमें बॉटम में क्रिस्टल दिखाई देंगे। इस प्रिंसिपल का यूज जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में किया जाता है। ठीक, अगला जो आपका टॉपिक है, अब हम यही बोल सकते हैं कि एक सैचुरेटेड कंडीशन है, सैचुरेशन पॉइंट है, वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर फिक्स टेम्परेचर पे मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक कंफर्म अमाउंट में हमारा सैल्यूट होगा। अब वो जो अमाउंट ऑफ सैल्यूट है कहां पे? सैचुरेशन पॉइंट पे, सैचुरेशन सॉल्यूशन के लिए उस अमाउंट ऑफ सैल्यूट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी भी सॉल्यूट का एक ऐसा अमाउंट जो कि सैचुरेशन पॉइंट पे या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक गिवन टेम्परेचर पे हो, जितना हो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। जैसे हमने कहा कि एक 25 डिग्री टेम्परेचर पे 100 ml वाटर में 25 ग्राम शुगर मॉलिक्यूल है, तो हम वाटर का 25 डिग्री टेम्परेचर पे शुगर मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी क्या है? 25 ग्राम। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इज सॉल्यूशन कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सैचुरेटेड पॉइंट से पहले का जितना भी सॉल्यूशन जिसमें और अधिक अमाउंट में सॉल्यूट को हम घोल सकेंगे उस अमाउंट को, उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब हुआ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी पे। अब जैसे हमने सॉल्यूशन की बात की तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट थे? 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब या सॉल्यूशन की बात करें या सॉल्यूट की बात करें, कंसंट्रेशन किसको देख रहे थे हम? सॉल्यूट के अमाउंट को कंसीडर कर रहे थे। तो सॉल्यूट को हम 2 तरीके से ले सकते हैं, या उसका वेट ले, मतलब उसको हम ग्राम में ले, मास ले, या उसका वॉल्यूम ले। उसी तरह सॉल्यूशन भी 2 तरीके से ले सकते हैं, या ग्राम में या वॉल्यूम। तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है कि पूरे सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट है। मतलब क्या है कि पूरे सॉल्यूशन में जितना अमाउंट में सॉल्यूट होगा उसे हम उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहेंगे। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या हो सकता है? मास या वॉल्यूम प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए हमने कहा कि फॉर एग्जांपल आपका 600 मार्क्स का पूरा पेपर है,
लेकिन आपने क्या लिया, सिर्फ आप 450 या 550 नंबर ही पाए हैं। तो हम आपसे कहे कि वी रिप्रेजेंट, या तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने परसेंट मिले, तो आप क्या करते हो, आप मिले नंबर से टोटल नंबर को डिवाइड कर देते हो और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहां पे हम कंसंट्रेशन को एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमने माना, फॉर एग्जांपल अज्यूम कीजिए कि जो सॉल्यूशन है वो आपका टोटल मार्क्स है जिसका जितना आपको मिल सकता था, मतलब 600 जो है आपका वहां यहां पे सॉल्यूशन है, जो आपको मिला 550 या 450 वो आपका सैल्यूट है। तो हम क्या करेंगे, सैल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट के अमाउंट से डिवाइड करके उसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसे हम परसेंटेज कंसंट्रेशन कहेंगे। मतलब हमने क्या कहा कि परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल टू सॉल्यूट का अमाउंट अपॉन सॉल्यूशन का अमाउंट इनटू 100। अब अगर हम कहे कि सैल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर मेजर्ड इन द ग्राम या मास, तो उसको हम कहेंगे मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ द सैल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और हम आंसर पा जाएंगे। दूसरा कंडीशन मैंने कहा कि सैल्यूट को हमने मास में लिया लेकिन सॉल्यूशन को हमने वॉल्यूम में ले लिया, तो उसे बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जहां मास ऑफ द सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, इनटू 100। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों कंपोनेंट को हम वॉल्यूम में कंसीडर कर लें, तो क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पे 9th क्लास में यही 3 तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, पर ये 3 तरीके के अलावा भी आप जो है 9th में ही आने वाले चैप्टर में मोल कंसेप्ट पढ़ोगे। जिस दिन मोल कंसेप्ट पढ़ लोगे तो नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्लास में मतलब 11th में आप इसके अदर टर्म्स भी पढ़ोगे, जैसे मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी हो गया, आपका मोल फ्रैक्शन हो गया और पीपीएम हो गया, पीपीबी हो गया। तो ये सब भी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के ही टर्म्स हैं। 9th क्लास में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए, हमने ये क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व किया है। तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ द कॉमन साल्ट इन द 320 ग्राम ऑफ द वाटर। यहां पे ध्यान दीजिए, कॉमन साल्ट का अमाउंट 40 ग्राम है। जैसे ही कॉमन साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो कॉमन साल्ट अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। मतलब सैल्यूट जो है यहां पे कॉमन साल्ट है और सॉल्वेंट जो है वाटर है। तो हमें कंसंट्रेशन टर्म निकालना है। आप इस न्यूमेरिकल को देख के ही जान सकते हो कि मास जो है ग्राम में दे रखा है, मतलब ये जो हमने इसको लिया है, कंसीडर किया है, ग्राम में कंसीडर किया है। मतलब क्या है कि ग्राम में कंसीडर करने का मतलब है कि मास बाय मास परसेंटेज ही आपको निकालना है। तो फार्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। पर हम यहां देखते हैं कि दिया क्या है। दिया हमारा सबसे पहले है अमाउंट ऑफ द कॉमन साल्ट या सॉल्यूट 40 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लिया हमने। अमाउंट ऑफ द वाटर सॉल्वेंट 320 ग्राम, ये हो गया। फार्मूला आपके पास क्या है, मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। पर यहां क्या दिया है, वाटर दे रखा, सॉल्वेंट दे रखा। जल्दीबाजी मत कीजिए, ध्यान से देखिए, सॉल्वेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों कंपोनेंट को जोड़ देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन या मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है 320, दोनों को जोड़ देंगे 360 ग्राम आ गया। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास कितना हमने निकाला 40 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना निकाला 360 ग्राम, इनटू 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इसको डिवाइड करके हम आपको बताते हैं, यहां से 0 से ये 0 कटेगा, ये बचेगा 4 से इसको काटेंगे तो 9 आएगा, या जाएगा 1/9 या 100/9। 100/9 को जब भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.11%। तो ये आपका आंसर है 11.11%। ये आपका मास परसेंट का ऑप्शन है, मास बाय मास का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारे सारे लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपके नोट्स भी बन सके। हमने न्यूमेरिकल आपको एज अ पीपीटी बनाया, थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहता कि आई एम अ बेस्ट, मैं आपको सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने बहुत ही सही से हमारे लेक्चर्स सुन
रहे हैं तो ये इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ कि आपके MCQs और थ्योरी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप कोई भी कंपटीशन में बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हैं जहाँ पे NCERT कंसीडर की जाती है। तो कृपया सपोर्ट कीजिए, और आप अगर जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, 1000 क्रॉस हो जाते हैं, तो हम आपको लाइव लेक्चर दिया करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस आल्सो। थैंक यू।